Hello, good afternoon. I welcome you all in post-lunch session. Our next topic is common mistakes we do in dealing with endocrine cases. I will request our chairperson to come on dais, Dr. Kiran Soni. She is working as a anti-obesity and lifestyle expert. Dr. Prahlad Chawla. He is the senior physician and diabetologist in the city. I will hand over the mic to Dr. Prahlad and Dr. Kiran for further proceedings. I welcome Dr. Pankaj Agrawal. Like बोलना तो हिंदी में है. तो we have many legends amongst us. बहुत सारे legends हैं. जैसे डॉक्टर सोनी को भीष्म पितामह कहा गया. तो मैं डॉक्टर पंकज को मेडिकल स्टडीज को हिंदी में लाने के लिए और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उसको हायर लेवल तक ले जाने के उसमें उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ एंड उनको पितामह बनाती हूँ. हम सब जानते हैं ही इज अ वेरी वेल नोन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑफ गाजियाबाद हार्मोन केयर सेंटर. एकेमेडिशियन बहुत अच्छे हैं, क्लिनिशियन के साथ साथ एकेमेडिशियन बहुत अच्छे हैं. जितना अच्छा वो पढ़ा सकते हैं वो उसको समझना इतना आसान होता है, इतना डिटेल में पढ़ाते हैं कि हर लेक्चर में लगता है कि नहीं अब कुछ नया सीखा हमने. इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर पंकज को उनके डेलिब्रेशंस के लिए इनवाइट करती हूँ सो दैट हम और ज्यादा नॉलेज गेन करें. वेलकम. धन्यवाद मैडम. नमस्कार मित्रों. जो टॉपिक मुझसे कहा गया है आज कवर करने को, सम कॉमन मिस्टेक्स वी डू इन एंडोक्राइन केसेस, मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक के साथ न्याय कर सकूं. कुछ क्लिनिकल केसेस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और ये लंच के बाद का सेशन ऐसा होता है, अगर खुला छोड़ दिया तो और कुछ तो खर्राटे भी बढ़िया बढ़िया आने लग जाते हैं तो और समा बन जाता है. तो मैं आपको सोने का मौका नहीं देना चाहूंगा, तो मैं जितना बोलूंगा उतना ही अवसर आपको भी दूंगा बोलने का है. तो पहले ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर जो हमारे रेजिडेंट हैं पहले वो बोले, पहले क्लिनिशियन ना बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा. स्टार्ट करते हैं कुछ क्लिनिकल केसेस से. ये पहला केस है, बहुत ही सिंपल प्रोटोटाइप केस. सिम्टोमेटिक पेशेंट सिम्टम्स के साथ में दिखाने आया. लो T3, लो T4, लो TSH. डायग्नोसिस. यस प्लीज बोलिए बोलिए. प्राइमरी hyperthyroidism. Okay, what is primary hyperthyroidism? It is hyperthyroidism. Hyperthyroidism, T3, T4 below normal. उल्टा हो गया ना. चलो, तो some common mistakes, it happens commonly. तो this is hypothyroidism, T3, T4 normal. लेकिन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? TSH बढ़ा होता है, T3, T4 कम होते हैं. ये क्या है भाई? Yes. What is secondary hypothyroidism? What is secondary hypothyroidism? Okay, so TSH level is decreased. तो सबसे पहली चीज तो ये है, भैया अभी से बजा दिया घंटा. अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको रेगुलेशन समझना है. इन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म व्हाट हैपेंस, जब T3, T4 लेवल नीचे जाते हैं तो कंपेंसेटरी राइज
वो उसमें TSH ऊपर हो जाता है, ये तो दिखता ही नहीं है। ओके, तो जब T3 T4 नीचे गया, TSH बढ़ा, कंपेंसेटरी, दैट इज प्राइमरी हाइपोथायरिज्म। अगर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट है तो वो TSH को नहीं बढ़ा पाएगा, TSH को नहीं बढ़ा पाएगा तो TSH कम रह जाएगा, तो T3 T4 कम है, हाइपोथायरिज्म, उसके साथ TSH भी कम है, तो इसका मतलब डिफेक्ट शुड बी देयर इन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो अब हमने कहा हाइपोथायरिज्म है, हम इसे थायरोक्सिन शुरू करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमने उसको 50 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन टैबलेट शुरू की, खाली पेट देने को कहा, और पेशेंट 15 दिन बाद आया, डॉक्टर साहब जब से आपकी दवा खाई है मेरा तो बुरा हाल है, मैं तो कमजोर होता जा रहा हूँ, मुझे बहुत थकान, बहुत भारीपन लगती है, चक्कर आते हैं, ये क्या हो गया? अच्छा, ये जो मैं प्रॉब्लम आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास पहला रेफरल था जब मैं गाजियाबाद में 99 में आया था, कि भाई ये देखो यार क्या है ये बवाल, मैं तो इसको 2 बार हाइपोथायरिज्म के साथ ये लेडी आती है, जब मैं इसको थायरोक्सिन देता हूं तो ये चक्कर खा के गिरने लग जाती है, ये क्या हुआ? रेजिडेंट्स पास, क्लिनिशियंस पिलाएं। रिपीट। तो ओके, तो अब हम ये वाली बात आई कि हम इसमें क्या करें, हम थायरोक्सिन बंद कर दें, थायरोक्सिन डोज कम करें, थायरोक्सिन की डोज बढ़ाएं, कुछ अभी इनसफिशिएंट है या कुछ और बवाल है, रिड्यूस करके देखें। तो हमने घबरा के बंद कर दी, जैसा कि किया गया था इस पेशेंट के साथ, और पेशेंट ठीक हो गई कि पहले से तो मुझे आ रहा, मैं दवा खाने पे बहुत दिक्कत हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यह प्रॉब्लम थी पिट्यूटरी की, पिट्यूटरी से एक अकेला TSH नहीं निकलता, पिट्यूटरी से बहुत सारी और सेल्स होती हैं जो स्पेशली ACTH सिक्रीटिंग सेल। अगर पिट्यूटरी डिसऑर्डर है 10 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर की ग्लैंड का, तो एक लीजन कई सेल्स को डैमेज कर सकता है। दिस पेशेंट मस्ट हैव कंकॉमिटेंट ACTH डेफिशिएंसी। तो जैसे ही हम थायरोक्सिन देते हैं, थायरोक्सिन को देते ही वो उसमें उस पेशेंट में ACTH डेफिशिएंसी भी थी जो फ्लेयर अप कर गई और वो पेशेंट रेस्टलेस होने लगा। तो यह पेशेंट जो पिट्यूटरी हाइपोथायरिज्म का, सेकेंडरी हाइपोथायरिज्म का था, उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हो सकता है कि केवल थायरोक्सिन डेफिशिएंसी ना हो सकता है कुछ और भी साथ में एसोसिएटेड हो। अब ये दूसरी महिला आई और ये भी 1 महीने के अंदर ये केस मुझे रेफर हुआ था कि उसमें ट्रीटमेंट क्या दिया। चलिए इसके बाद ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि हमने तो मझधार में लाके छोड़ दी नैया, कि पतवार तुम्हारे हाथ में, चलाओ, वो पहले भी तो नहीं चली थी। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये केस भी हमारी T3 T4 लो है, TSH हाई है। डायग्नोसिस प्राइमरी हाइपोथायरिज्म। ठीक है, यहां तक ठीक? ओके, चलिए इनको भी हमने 50 माइक्रोग्राम की टैबलेट अभी शुरू की। ठीक किया, कम किया, ज्यादा किया? ठीक। डॉक्टर साहब फैकल्टी बाद में, बच्चे हैं अभी, है, पहले बच्चों को मौका दीजिए। ठीक किया, कम किया, ज्यादा किया? ऊपर रिपोर्ट्स हैं, नीचे 50 माइक्रोग्राम, थोड़ा कम है। अगर आप देखें T3 T4 बहुत कम है और TSH काफी ज्यादा है, तो 50 थोड़ा सा डोज कम है, शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन TSH 60 के ऊपर अगर है, चलिए इस पर भी बात है, लंबी निकल जाएगी, फिर इसके बाद सेशन के बाद बात कर लेंगे। जब हमने इसको 50 माइक्रोग्राम ही शुरू किया, पेशेंट रेस्टलेस हो गई, फिर चक्कर आने लगे, फिर गिरने लगी। ये क्या बवाल हुआ? अब क्या करेंगे? डोज कम करें, डोज बढ़ाएं, या कुछ और बवाल है? हाँ, पेशेंट को दिक्कत होने लगी, पहले ज्यादा बेहतर थी, रिड्यूस द डोज। हमने इसकी भी थायरोक्सिन बंद कर दी, थायरोक्सिन बंद कर दी और पेशेंट ठीक हो गई। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अब क्या करें? क्या हुआ? थायरोक्सिन
स्टेरॉयड हार्मोन्स की कॉर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। जो कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट करने वाला 11 बीटा एचएसडी एंजाइम है, ये जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो थायरोक्सिन की कमी से कॉर्टिसोल मेटाबॉलिज्म घट जाती है। तो अगर पेशेंट को हाइपोकॉर्टिसोलिज्म है तो हाइपोकॉर्टिसोलिज्म सप्रेस हो जाएगी, वो मास्क्ड रहेगी। तो इस पेशेंट को पॉलीग्लैंडुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था, ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस और डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, उसमें थायरॉक्सिन डिफिशिएंसी भी थी और साथ साथ एड्रिनल डिफिशिएंसी भी थी, जिसके कारण से वो पेशेंट को प्रॉब्लम्स थी। थायरोक्सिन देते ही हाइपोकॉर्टिसोलिज्म फ्लेयर अप हो गई, तो जिसके कारण से वो पेशेंट रेस्टलेस हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई। जैसे ही हमने थायरोक्सिन बंद की, कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी मास्क हो गई। तो आउट ऑफ दीज टू हार्मोन्स जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वह कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी। थायरोक्सिन डेफिशिएंसी से जान भी नहीं जाती और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता। आप पूछ रहे थे कि करेंगे क्या ऐसे पेशेंट में। सबसे पहले हम कॉर्टिसोल रिप्लेसमेंट करेंगे। जब भी हम ये प्रिज्यूम कर रहे हो कि पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो हमेशा कंकॉमिटेंट एसीटीएस देखने से काम नहीं चलेगा। कॉर्टिसोल लो है तो पहले हम कॉर्टिसोल रिप्लेनिश करें, उसके बाद या साथ साथ थायरोक्सिन रिप्लेनिश करें। इंजेक्शन अगर इमरजेंसी है तो इंजेक्शन दें, अदरवाइज हम ओरल टैबलेट्स है ना। प्रेडनिसोलोन बेटर इज, अब हाइड्रोकॉर्टिसोन की टैबलेट आ गई है। प्रेडनिसोलोन इज लॉन्गर इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो वो सप्रेशन ज्यादा कर सकती है एचपी एक्सिस का, सेकेंडरी केस में नहीं, प्राइमरी केस में। तो उससे बेहतर रहता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि ड्रग ओवरडोज के चांसेस और एचपी एक्सिस के सप्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। तीसरा केस T3 T4 लो, TSH लो। डायग्नोसिस डॉक्टर साहब आप, हाँ ये डॉक्टर साहब को मास्क पहनाओ। हाँ बच्चों, डायग्नोसिस ये सही है। डायग्नोसिस जल्दी बोलो, ये तो हो चुका। हाँ सेकेंडरी या सेंट्रल, उसके लिए बेटर टर्म इज सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म अब डायग्नोस कर लिया हम, पहले गड़बड़ कर चुके, और इसको हमने थायरोक्सिन आरंभ की। पेशेंट ठीक ठाक रहा, बच गए, साथ में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन वो जब हमने रिपीट टेस्ट कराया 50 माइक्रोग्राम देने पे, तो हमने देखा टीएसएच उसका 0.05। इसका मतलब टीएसएच तो 0.3 से 0.05 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने डोज घटा दी कि ये तो डोज ज्यादा हो रही है, टीएसएच सप्रेस हो रहा है। और ये अगली बार देखा यार ये तो 0.01 है 25 माइक्रोग्राम देने पे भी, ये क्या चक्कर है? ओके, और आगे बढ़ते हैं। जब हमने उसकी दवा बंद कर दी, ये थायरोक्सिन बड़ी बवाली चीज है, जब हमने दवा बंद कर दी तो T3 T4 वहीं आ गया, टीएसएच वहीं आ गया, सारे पैरामीटर ठीक हो गए। तो टीएसएच पहले भी कम था, T3 T4 भी कम थे, मेडिसिन देने पे टीएसएच और ज्यादा सप्रेस हो गया। ये क्या हुआ? और मेडिसिन हटाने पे टीएसएच ठीक हो गया। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं, उसमें डिफेक्ट कहाँ है? हाइपोथायराइडिज्म एंड पिट्यूटरी। और आप मॉनिटर किससे कर रहे थे? मॉनिटर किससे कर रहे थे हम लोग? टीएसएच से। टीएसएच रिलीज इज डिफेक्टिव, टीएसएच से मॉनिटर नहीं करना। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच से मॉनिटर नहीं करना, क्योंकि टीएसएच तो जहां से सिक्रीट हो रहा है वो जगह गड़बड़ है। तो इसलिए हमको मॉनिटरिंग जो करनी है वो T4 से करनी है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में मॉनिटरिंग टीएसएच से करनी है, सेकेंडरी या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में मॉनिटरिंग T4 से करनी है, टीआरएस नहीं T4 से करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वहीं घूम फिर के आ गए। एक एसिम्प्टोमेटिक टीआरएच अवेलेबल है, रिसर्च मेथोडोलॉजीज के लिए है, टीआरएच दे के टीएसएच सीक्रेट करना। अब ये फिर पंडोरा बॉक्स है, चलिए बोल देता हूं शॉर्ट में। जहां पे हाइपोथैलेमस गड़बड़ है और पिट्यूटरी ठीक है, वहां पे टीआरएच देंगे तो टीएसएच सीक्रेशन बढ़ जाएगा। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में डिफरेंशिएट करने के लिए टीआरएच टेस्ट किया जाता है, या प्रोलैक्टिन के लिए किया जाता है। इसके लिए अब नहीं करते, 50 साल पहले होते थे।
एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हमने ऐसे ही रूटीन टेस्ट कराए, लो T3, लो T4, नॉर्मल TSH, सब क्लिनिकल हाइपोथायरिज्म। कोई हाइपर भी बोलने वाला है? नहीं, सब क्लिन। व्हाट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरिज्म? TSH इज नॉर्मल नहीं बाबूजी, सब क्लिनिकल कहा गया है। T3, T4 आर नॉर्मल, TSH माइल्डली इंक्रीज, लेस देन 10। तो 5 to 10 के बीच में TSH है, T3, T4 नॉर्मल है। यहाँ पे क्या है? T3, T4 लो है और TSH नॉर्मल है। ये क्या बवाल है? चलिए, हमने सोचा कि T3, T4 जब लो होंगे तो TSH को बढ़ना चाहिए, लेकिन TSH नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पिट्यूटरी अबनॉर्मल है। सेंट्रल हाइपोथायरिज्म में यह आवश्यक नहीं कि TSH कम हो। सेंट्रल हाइपोथायरिज्म में TSH नॉर्मल भी हो सकता है, जो कि बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा। अब हमने क्या किया, इनको 50 माइक्रोग्राम दिया स्टार्टिंग डोज, और हमें मालूम है कि T4 से मॉनिटर करना है, TSH से नहीं करना। अब कि हम समझदार हो गए, हमने T4 से मॉनिटर किया। T4 से मॉनिटर किया 50 पे, 3 माइक्रोग्राम से वो 3.5 माइक्रोग्राम हो गया। ठीक है, क्या करें? बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने 75 कर दिया, वो 3.8 हो गया। अब क्या करें जी? स्टेरॉइड दे दें? तो सेंट्रल में अभी पेशेंट को चक्कर तो नहीं आया? चलो, मैंने कॉर्टिसोल टेस्ट करा लिया, कॉर्टिसोल इज नॉर्मल। तो हर पेशेंट में जरूरी नहीं कि पूरी पिट्यूटरी चली जाए। तो अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म है, पार्शियल है, तो उसकी TSH गया, ACTH इज लास्ट। अब ये भी ध्यान रखिए, सबसे जरूरी हार्मोन कौन सा है पिट्यूटरी से निकलने वाला, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? दैट इज ACTH। तो किसी भी एक्सटर्नल कंप्रेशन में अगर हम ट्यूमर हो जाए, कोई ट्यूमर विच इज प्रेसिंग ओवर पिट्यूटरी, तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन जाता है। बच्चा बढ़ेगा नहीं तो कोई आफत नहीं आ रही। दूसरी हार्मोन LHFS से जाते हैं, हस्यत प्रोक्रिएट नहीं करेगा, कोई आफत नहीं आ रही। तीसरा थायराइड जाता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आई लाइफ मेंटेन करने में। चौथा लास्ट में ACTH जाता है। तो बॉडी ने, नेचर ने एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना रखा है, जो सबसे सेंसिटिव हार्मोन है वो सबसे बाद में जाता है। तो इस पेशेंट में वो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी नहीं है, होती तो जरूर देते। लेकिन हमारा TSH वो T4 से मॉनिटर कर रहे हैं, अभी नॉर्मल नहीं आया, जो कि 4.5 प्लस होता है। हमने इसकी डोज 100 कर दी, अभी भी T4 नॉर्मल नहीं आया। अच्छा, TSH करके देखा, TSH बहुत कम हो गया। अब क्या करें? पेशेंट का थायरोक्सिन बंद कर दी, और बंद करने पे फिर बैक टू पेविलियन, हम वैसे ही आ गए। तो T4 हम मॉनिटर करते हैं इन केसेस विद सेंट्रल हाइपोथायरिज्म। इस पेशेंट का T4 बढ़ के ही नहीं दिया। पेशेंट कैसा था जब आया था? तो एसिम्प्टोमेटिक, चलता फिरता पेशेंट, रूटीन टेस्टिंग में आया था। और इसमें जब हमने थायरोक्सिन दी तो हमारे T4 नहीं बढ़ा। कहीं कुछ और लफड़ा तो नहीं? जो कि ये खूब होता है, ये आप अक्सर देखेंगे। इसका फ्री T4 करा के देखिए, फ्री T4 नॉर्मल है। तो उस पेशेंट को वास्तव में थायराइड की कोई डिसऑर्डर नहीं था। उसको थायराइड, जो थायरोक्सिन है, वो हमारा एल्ब्यूमिन और बाकी प्रोटीन से जो बाउंड रहता है, कुछ डिसऑर्डर्स में वो बाइंडिंग कम हो जाने से T4 आपको कम मिलेगा, बट फ्री T4 विल रिमेन नॉर्मल। उसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ओके, तो हमें ऐसे केसेस में जो एसिम्प्टोमेटिक हो और जहां पे हम देख रहे हैं T4 कम है, वहां पे हम फ्री T4 करा के एक बार ये रूल आउट कर लें कि प्रॉब्लम रियल ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। चलिए, एसिम्प्टोमेटिक फीमेल 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आई, T3 हाई, चलो हाई पे तो आए, अभी तो लो पे चल रहे थे। T3 हाई, T4 हाई, TSH लो। कॉज, पॉसिबिलिटी, बच्चा लोग हाइपर, पूरा बोलो यार, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या होती है? T3 T4 बढ़ जाते हैं और TSH उसके कारण से, क्योंकि TSH सही काम कर रहा है। नॉर्मल स्टेट जो
फीडबैक मैकेनिज्म से वो सप्रेस हो गया, तो टीएसएच कम हो जाता है, वो इसका हो गया। ओके, तो हम इसको क्या दें, ड्रग क्या दें फिर, प्रोपाइलथायरोसिल या, बहुत बढ़िया। तो इस पेशेंट को हम लोगों ने ये समझा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बजाय कार्बिमोजोल मेथिमोजोल के प्रोपाइलथायरोसिल इज कंसीडर्ड टू बी सेफ, लेकिन पहले 3 महीने में, क्योंकि प्रोपाइलथायरोसिल एक टॉक्सिक मेडिसिन है, इसलिए हमको पहले प्रोपाइलथायरोसिल देनी है, और जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस का 3 मंथ्स पीरियड निकल जाए, हमें पेशेंट को दोबारा कार्बिमोजोल या मेथिमोजोल पे शिफ्ट कर देना है। तो इस पेशेंट को हमने लो डोज में ही प्रोपाइलथायरोसिल 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे दिया, और उसके बाद हमारा पेशेंट का टीएसएच 6.5 हो गया। अब क्या करें, रिड्यूस द डोज। क्यों? क्योंकि ज्यादा हो गई, टीएसएच ज्यादा हो गया। प्रेगनेंसी में भी एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि प्रेगनेंसी में हम टीएसएच कितना रखना चाहते हैं, लेस देन 2.5, उसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते, तो ये तो गड़बड़ हो गया। हमने प्रोपाइलथायरोसिल 50 कर दी, उस पर भी टीएसएच हमारा ज्यादा है। अब क्या करें, बंद कर दो। अब इससे कम क्या दोगे, चलिए बंद कर दिया, बैक टू स्क्वायर वन। अब क्या करें, कुछ नहीं करना था। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और खूब आती है, गायनी से आने वाले रेफरल्स मोस्टली यही होते हैं, T3 T4 हाई, TSH लो, और क्या करना है। This is physiological adaptation to normal pregnancy. प्रेगनेंसी में क्या होता है, HCG, प्लेसेंटल HCG, और प्लेसेंटल HCG जो है वह और TSH, ये दोनों में स्ट्रक्चरल मिमिक्री होती है। तो जब नॉर्मली भी होती है, लेकिन HCG लेवल बहुत बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो जब प्रेगनेंसी में HCG लेवल बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बहुत हाई लेवल्स, दे एक्ट अपॉन TSH रिसेप्टर्स, तो TSH की तरह काम करते हैं। तो एक नॉर्मल स्टेट क्या है कि HCG बढ़ा ग्रीन कलर में, TSH घटा। जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद HCG नॉर्मल आया, TSH दोबारा नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG मीडिएटेड TSH सेपरेशन होता है, TSH सेपरेशन हुआ, उसने स्टिमुलेट किया ग्लैंड को, T3 T4 बढ़ गए। इसके अलावा एस्ट्रोजन के कारण से थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा T3 T4 से बाइंड कर लेती है। तो टोटल T3 टोटल T4 नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो लिमिट है, लिमिट जो है 4.5 से 12.5, नॉर्मल प्रेगनेंसी में T4 जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। मैं अपने हर पेशेंट को कहने देता हूं कि यहाँ पे मैं कुछ कहूंगा, गायनी कुछ कहेगी, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसकी मानोगे। क्यों, डिलीवरी कराते समय तो मेरी नहीं मानोगे ना कि दाहिना पैर पहले खींचे या बायां पैर पहले खींचे। तो उसी तरह से अभी आप मान जाइए, वो कह रही है ड्रग ज्यादा हो रही है, गायनी कह रही है आप डोज कम करो, मैं कह रहा हूं ना ड्रग कम है, अभी डोज बढ़ाओ, क्योंकि मुझे 18 चाहिए। फ्री T4 नहीं कराते, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। फ्री T4 कायदे से एक लेस एक्यूरेट पैरामीटर है। ये कंपनी और लैब्स कहेंगी फ्री T4 इज बेटर, लेकिन जो ऐसे है फ्री T4 का अच्छा नहीं है। T4 का ऐसे इज मोर रिलायबल। तो T4 को हम 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल में मेंटेन करें, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत की फ्री T4 के। फ्री T4 अगर हम कराने तो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल में, अब 1.5 टाइम्स नहीं, अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल में मेंटेन करें। तो इसलिए इस केस में हमें कुछ नहीं करना था, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन था। चलिए थोड़ा थायराइड से आगे बढ़ते हैं। यंग फीमेल एमिनोरिया गैलेक्टोरिया, T3 T4 लो, TSH हाई। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस भाई लोगों, क्या नींद आ रही है, खाना ज्यादा खा लिया, जल्दी बोलो जल्दी। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म भाई, और प्रोलेक्टिन, अब चूंकि एमिनोरिया गैलेक्टोरिया था प्रोलेक्टिन भी कराया, 100 आया गैलेक्टोरिया, ये प्रोलेक्टिन काफी बढ़ा हुआ है। क्या करोगे, थायरोक्सिन देंगे, प्रोलेक्टिन घटाने के लिए कैबरगुलिन देंगे, दोनों देंगे, या थायरोक्सिन के साथ में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देंगे। तो ये मेरा काम थोड़ी है, हम तो मेडिसिन में रेफर कर देंगे, गायनी में ये भी ऑप्शन है। प्रैक्टिस में कोई रेफर नहीं करता, कॉलेज में सब रेफर कर देते हैं।
है? जल्दी, एनी क्लू? कौन सा? थायरोक्सिन विद क्रेबेनोक्लेन। चलिए, यहाँ पे वो टीआरएच वाली थ्योरी आती है। जब हमने देखा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म था, T3 T4 कम हुए, फीडबैक इफेक्ट पिट्यूटरी पे, टीएसएच बढ़ा, फीडबैक गया हाइपोथैलेमस पे भी, टीआरएच भी बढ़ा। टीआरएच का स्पिल ओवर इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स पे, तो टीआरएच के कारण से प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में टीएसएच टीआरएच के कारण से प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, सेकेंडरी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया मिलता है, जिससे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में गैलेक्टोरिया हो सकता है। तो अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है तो कैबरगोलिन देने की जरूरत नहीं है। पहले थायरोक्सिन देके पेशेंट को यूथायराइड बनाइए, फिर देखिए उसके बाद भी यदि प्रोलैक्टिन बढ़ा है तब उसे ट्रीट करिए। इसका मतलब दो कंडीशंस हैं जो साथ साथ मौजूद हैं। चलिए, थायराइड से बिल्कुल ही बाहर आ गए। यंग फीमेल बोनी पेन्स के साथ दिखाने आई, सीरम कैल्शियम नॉर्मल, विटामिन डी लो, सीरम पीटीएच हाई। संभावनाएं? यस, हाइपर यार धीरे से क्यों बोल रहे हो? खाना खा के आए हो तब भी धीरे से बोल रहे हो। क्या है? हाइपर पैराथायरिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा हुआ, कैल्शियम को क्या करेगा? पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो हाइपर पैराथायरिज्म होगा तो कैल्शियम लेवल बढ़ा होगा। यहाँ पे कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, तो कुछ लोचा है कहीं, है? कैल्शियम बढ़ा क्यों नहीं? अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है तो कैल्शियम बढ़ना चाहिए था। तो अब हम इसमें हम करें क्या? कैसे हम इसको कंफर्म करें, कैसे आगे बढ़ें? इनमें से क्या कराया जाए? सेफेस्ट आंसर आज के सिंपोजियम के लिए सेफेस्ट आंसर है कुछ नहीं करो। क्योंकि कहीं ना कहीं फंसा रहे हो तुम यहां खड़े होकर, है ना? वाकई में हमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये बहुत कॉमन है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर आप लोग ध्यान से देखना शुरू करिए तो आपको एक सप्ताह में, नहीं तो 15 दिन में एक केस जरूर मिल जाएगा हर किसी को। जैसे ही विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई, विटामिन डी में होता क्या है कि जब 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, उसमें कन्वर्ट होता है, यहाँ पे पीटीएच काम करता है। तो जब हम विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई तो बॉडी क्या चाहती है कि एक्टिव विटामिन डी बने, तो पीटीएच को बढ़ा के वह इस कन्वर्जन को बढ़ाना चाहती है। तो एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एक कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स आता है, पीटीएच को बढ़ाओ और काम चलाओ। कैल्शियम लेवल नीचे जाना शुरू हुआ, कैल्शियम बढ़ाने के लिए पीटीएच को बढ़ाओ। तो कंपेंसेटरी हाइपर पैराथायरिज्म होती है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म, सेकेंडरी टू हाइपोविटामिनोसिस डी। कुछ ना करो, केवल विटामिन डी करेक्ट करो, पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल आ जाएगा। ऑर्थोपेडिशियन से जो रेफरल आते हैं वो यही आते हैं, सिंपल विटामिन डी दिया और कहा ठहर जाओ, 1 महीना रुक जाओ इन्वेस्टिगेट कराने में, पीटीएच करा के लाना 1 महीने बाद, 1 महीने बाद पीटीएच 200 का 100, ठहर जाओ अब तो तसल्ली में हो, 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने बाद 100 का 50, काम खत्म। कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। क्या चीज? ओके, 6 लाख यूनिट ऑफ विटामिन डी। ये अब जो मैं बोल रहा हूं ये कंट्रोवर्शियल डायलॉग है, क्योंकि किताब इस तरह से नहीं लिखती। किताब में 6 लाख यूनिट की डोज पीडियाट्रिक्स में, रिकेट्स में, एस्टेब्लिश्ड हाइपोविटामिनोसिस डी के साथ में, स्केलेटल इफेक्ट्स में वहां पे दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिस में आप खूब देखते हैं, खूब दिया जाता है। और ऑर्थोपेडिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वीकली इंटू 4, वीकली इंटू 6, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो 6 लाख की स्टॉस थेरेपी कही जाती है, जो कि हमारे जितने स्टोर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो आवश्यक होती है। 6 लाख यूनिट दी। जो डिस्क्रिप्शन है या जो कॉमन रिप्लेसमेंट डोजेज है उसके हिसाब से इट शुड बी रिपीटेड आफ्टर 6 मंथ्स। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं ना, ये बुक में नहीं लिखा है,
तो मेरा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। 1 महीने पे हम ऐसे केसेस में, क्योंकि एक इंजेक्शन तो स्टोर्स को रिप्लेनिश करने में चला जाता है, एक दूसरा इंजेक्शन मैं 1 महीने पे देता हूं और उसमें मोस्ट ऑफ सच केसेस दे गेट नॉर्मलाइज्ड। ये बड़ा दूसरा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कायदा ये कहता है कि इंजेक्टेबल की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है और इंजेक्टेबल देने के बाद हम पूरा हमारा इस्तेमाल आएगा। ओरल की बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो जो इमीडिएट इफेक्ट चाहिए वो हमें इंजेक्टेबल का मिलता है और बायोअवेलेबल उसकी ज्यादा है, लेकिन कन्वीनियंट ओरल थेरेपी ज्यादा है। तो 10 जब हम टैबलेट्स लेंगे 60,000 की, तब वो 6 लाख यूनिट बनेगा। तो जब हमने इसको 6 लाख यूनिट का 1 महीने बाद रिपीट किया, तो आप ये देखें 200 से 100 हुआ और बाद में ये 50 हो गया और पेशेंट हमारा जो विटामिन डी नॉर्मल आ गया, कैल्शियम तो पहले भी नॉर्मल था, सब ठीक रहा। राइट, तो अब मेरे ख्याल से डॉक्टर पंकज की पाठशाला तो लंबी चलती रहती है, ठीक है, लेकिन बस समय का ठीक है। वो करते तो कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग पूछना चाहते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा थोड़ा सा, चलिए। अगर किसी लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो। बस ये बता दीजिए, ये क्या है केस? एक बच्चा था, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी और उसका T3 T4 TSH नॉर्मल आया, ग्रोथ हार्मोन कम आया। 1 मिनट के अंदर इसको करके फिनिश कर देते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। तो उसको हम ग्रोथ हार्मोन थेरेपी शुरू करें, ठीक, बस इसीलिए कहा था इसको बंद करते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की जो टेस्टिंग है वो ऐसे नहीं कराई जाती और ये हम लोग खूब बच्चों में कराते हैं। ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट स्टैटिक नहीं किया जाता। एंडोक्रिनोलॉजी का रूल है, कोई लो हार्मोन देखना है तो उसको स्टिमुलेट करके देखो, हाई हार्मोन को देखना है तो उसे सप्रेस करके देखो। अगर हम इसमें पिट्यूटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो स्टिमुलेट करके देखें, जो सिक्रीटोगॉक्स देके देखें, उसके बाद भी अगर कम आता है तो मानेंगे। और ग्रोथ हार्मोन तो सारा दिन सप्रेस रहता है, नाइट में उसकी पल्सेस आती हैं। डे टाइम ग्रोथ हार्मोन स्टैटिक वैल्यू लो, नो मीनिंग। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पंकज, हमेशा की तरह बहुत अच्छा ज्ञान। मुझे लगता है मैं पीजीज को यही बोल रहा था कि बहुत मिस करोगे अगर नहीं अटेंड करोगे, तो काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि पीजीज को भी मिला ही होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इन एनी पेशेंट या इस, मैं समझा पीटीएच क्लिनिकल कंडीशन इन विच पीटीएच एडवाइस। देखिए, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये एक नॉर्मल या मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर जब हम देख रहे हैं तो उसमें रूल आउट करने के लिए, तो ये इंडिकेशंस है मेनली। ठीक है, उसका एक कॉज है कि जब हाइपर पैराथायरिज्म होगी वो हाइपरकैल्सीमिया करेगा, वो हाइपरकैल्सीयूरिया करेगा, उसके कारण से रीनल स्टोन हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बनता है, लेकिन उसमें पहले हम उसका कैल्शियम प्रोफाइल देख लें। उससे ज्यादा जरूरी रहेगा 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, वो ज्यादा। ठीक, और दिस। ठीक, धन्यवाद। सेशन क्लोज करते हैं, बहुत अच्छा सेशन रहा। और डॉक्टर अनुरागी फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स।